सुना, देखो उस न्यूमेरिकल में क्या हो रहा था। वो न्यूमेरिकल था हम लोग का एलिवेटर कुछ एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा था, ए नॉट एक्सेलेरेशन से। इसमें एक पुल्ली था जिस पर दो ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है इस पर, M1 M2 मास का ना। तो टेंशन T माना था, इसमें भी टेंशन T। तो जब इसका मोशन लिखने गया था, यहां दो ऑब्जर्वर था, एक ऑब्जर्वर जो एलिवेटर के अंदर और एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर ना। लेकिन लॉज ऑफ मोशन ये अप्लाई करेगा, इसको अलाउ नहीं है अप्लाई करने का। इसके नजर में, एलिवेटर वाले के नजर में, ये ऊपर जा रहा था और ये उतने ही एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा था। तो ये ए जो हुआ, ये एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 किसके रिस्पेक्ट में? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ना। लेकिन हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे जैसे M1 पर, तो एक्सेलरेशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में चाहिए एक्सेलरेशन। तो M1 पर जब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, तो ये T माइनस M1G बराबर M1 इंटू इसके रिस्पेक्ट वाला एक्सेलरेशन, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A प्लस A नॉट, A प्लस A नॉट। फिर इसका मोशन लिखने गए थे तो वो ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो M2G माइनस T बराबर M2, इसके रिस्पेक्ट में उसका कितना, नीचे के डायरेक्शन में कितना। लॉज ऑफ मोशन नीचे अप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे लेगी, यानी ए को ज्यादा मानेगी ए नॉट से, तो ए माइनस क्या, ए नॉट। समझे? फिर इस दोनों को सॉल्व करना, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन वी कैन फाइंड ए एंड टी। वो काम हम नहीं करने जा रहे हैं अब, समझे? ये तो हो जाएगा ना सॉल्व कर, इसको ऐड कर देगी तो टी कट जाएगा, पहले ए निकल जाएगा, फिर किसी में डालना टी आ जाएगा। लेकिन जब आंसर देखने जाओगे, टी के लिए जब आंसर देखोगे तो सही दिखेगा, लेकिन एक्सेलरेशन का आंसर तुमको वहां गलत नजर आएगा। ये क्या हो गया, क्या क्या गलत? एक और बात, M1 का एक्सेलरेशन आंसर में कुछ और होगा और M2 का कुछ और होगा, वो भी सही है। देखो क्या प्रॉब्लम है यहां, आप एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ना दोनों का सेम है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो A प्लस A नॉट एंड A माइनस A नॉट ना है। आंसर दिया होगा किसके रिस्पेक्ट वाला, ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाला। तुम ढूंढ रही है ये निकाल के, कहां से मिलेगा? समझी बात? इसलिए आंसर जो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये A प्लस A नॉट, एंड एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A माइनस, ये होगा आंसर। समझे बात? चलिए इसको उतारना है, करिए। एक इसमें जल्दी उतारो, मेरा कैमरा का बैटरी बर्बाद हो जाएगा। कम चलता है, 1-1.5 घंटा चलता है मात्र, तो बैटरी लेना पड़ेगा। और जब एलिवेटर नीचे आ रहा होगा तो क्या चेंजिंग होगा इक्वेशन में? यहां पर M1 वाले में क्या होगा, यदि नीचे आ रहा होगा A नॉट से, तो A माइनस A नॉट यहां आ जाएगा, और यहां A प्लस A नॉट हो जाएगा। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में ना एगो बात और पूछ रहा है, वो देखो। आओ, स्टार्ट ठीक किए हैं, कुर्सी पे बैठ जाओ, पीछे लेकर वहां पर। हाँ नहीं मानेंगे, ग्राउंड वाले तो बक्सा बंद है, तो ये कहां से देखने जाएगा कि वो बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
है? वो तो चिल्ला के बोलेगा ना, रे भाई मेरे नजर में इसका ए है, तुमको चिल्ला के बोलेगा ना वो, मानना पड़ेगा कुछ पहले। सुनो, और इधर हो जाओ ना, कुर्सी पर बैठ के लिखो, उधर वहां पर सामने चल जाइए, वहां पर सामने सामने हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा वो रिकॉर्ड कर दिए हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स वाला नहीं कर पाएगी। अच्छा हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, देख लिया करना, है ना, देख लिया करना उसको। रिकॉर्डिंग रहेगा तो जब वहाँ स्टार्ट हुआ तब, हाँ तब देखना, मेरा वाला देख लेना, एकदम सेल्फ स्टडी। ठीक है, हम कर दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं उसको। चलो सुनाओ, इस न्यूमेरिकल में एगो बात और पूछ रहा है था, ये कहाँ गया, इधर उल्टाओ और आगे उल्टाओ। हाँ अब सुनाओ, ये जो पुल्ली सिस्टम है, मिटावे इसको ना, देखो यहां पर क्या किए हो, एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया और उस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग पूछा जा रहा है। हाँ कौन नंबर है, 15 नंबर। देखो यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या क्या देता है ये, और यहाँ एक हुक लगा हुआ है, अब इस हुक से पुल्ली लगाए हुए हो, फिर ये बॉडी कनेक्ट है और ये जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन ए नॉट बराबर g/4 की g/10 क्या दिया हुआ है, g/10 है। हाँ चलो सुनो, तो फाइंड करना है इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। स्प्रिंग बैलेंस किस चीज को रीड करेगा, इसके हुक पर कितना फोर्स लगाओगे नीचे उसको रीड करेगा ना, नहीं ये जो हुक है ये कितना फोर्स, अच्छा इसके हुक में मान लो ये जो हुक देख रही हो, इसको हम लोग ऐसे अलग से दिखावे ये चीज, तो इधर तो टी लग रहा है, इधर भी टी लग रहा है, यहां पर, यहां और यहां टी, ये हुक लगा रहा है इधर एक एफ मान लो, तो यहां पर यदि एफ लगा तो यहां भी एफ ही होगा ना, एक धागा के हर पॉइंट पर टेंशन फोर्स सेम होता है ना, नहीं हो गया। अब इस पुल्ली का मोशन कंसीडर करो, इस पुल्ली पर सेकेंड लॉ अप्लाई करो, सेकेंड लॉ ऑन पुल्ली, तो ये हो जाएगा F-2T बराबर पुल्ली का मास 0, क्या मासलेस पुल्ली लिया जाता है, लेकिन पुल्ली का एक्सेलरेशन इतना, एलिवेटर ऊपर जाएगा ए नॉट से तो पुलियो ऊपर जाएगा ना ए नॉट से, खैर मास 0 है तो सब कुछ 0 हो गया, दैट इज एफ का वैल्यू कितना आया, टी तो इससे पिछला क्वेश्चन में निकाले हुए हो, टी तो निकाला ना पिछला क्वेश्चन में, यही हो गया, समझे। चलिए इसको उतारिए जल्दी से, नहीं समझ में आया, चलो इस वैरायटी का अब एक और न्यूमेरिकल पहले दिखाते हैं हम, खाली नजर आएगा देखना ना 3 तारीख के बाद नीचे। चलो सुनो सुनो इधर देखो, दूसरा क्वेश्चन इस वैरायटी में, इसको देखिए, यदि इससे पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया पिछला क्लास में, तो इसको समझ लो, जैसे ये है एक सीलिंग, इसमें एक पुल्ली और फिर इस पुल्ली से एक बॉडी ऐसे कनेक्टेड है धागा से, ये धागा आया, इस धागा से फिर एक पुल्ली कनेक्टेड है, अब फिर ये एक धागा से ये दोनों बॉडी कनेक्टेड है, M1 M2 M3, यहां छत आपका रेस्ट में है टोटली, ये पुल्ली P1 और P2 नाम दे दो, तो यहां पर फाइंड करना है दोनों धागा का टेंशन
और तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन। फाइंड टेंशन इन बोथ है स्ट्रिंग। ये सब सबसे टफ क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन का, पहले वही सब कर रहे हैं हम लोग। फाइंड टेंशन इन बोथ है स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। देखो पहले M1 पर फोकस करें हम लोग। मान लो ये M1 ऊपर चलेगा कुछ एक्सेलरेशन से, तो ये पुल्ली नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से, क्योंकि ये पुल्ली और M1 एक ही धागा से कनेक्टेड है। तो इसका एक्सेलरेशन A मानते हो, A1 मानते हो ऊपर या A मानते हो, तो ये पुल्ली भी A से नीचे चलेगा। लेकिन ये जो A मान रहे हो इसका एक्सेलरेशन, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानोगे। अब कहोगे ऐसा क्यों? लेकिन इसका जब एक्सेलरेशन एज्यूम करने जाएंगे M2 का या M3 का, तो डायरेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ये M2 वाला धागा जिस पुल्ली पर है वो पुल्ली खुद एक्सेलरेटेड है, लेकिन M1 वाला धागा जिस पुल्ली पर है वो पुल्ली एक्सेलरेटेड नहीं है। समझी? अभी इससे पिछला क्वेश्चन भी क्या था एलिवेटर वाला में, कि ब्लॉक जिस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेट कर रहा था वो सिस्टम खुद भी क्या था? एक्सेलरेटेड था। तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पहले इसके रिस्पेक्ट में ना एज्यूम किए थे ए, कि डायरेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पहले इसके रिस्पेक्ट में एज्यूम किए थे। यही टेक्निक है इस टाइप का न्यूमेरिकल के लिए, कि कोई बॉडी यदि एक्सेलरेट कर रहा हो ऐसा सिस्टम पर या सिस्टम के अंदर जो सिस्टम खुद भी एक्सेलरेटेड हो, तो उस केस में उस बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एज्यूम नहीं करना, पहले उस सिस्टम के रिस्पेक्ट में कर लेना। समझे? तो यहां पर ये बॉडी जिस धागा से कने, वो धागा तो जिस पुल्ली से पास का वो पुल्ली तो खाली रोटेट कर रहा है, एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा है। इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना। लेट एक्सेलरेशन ऑफ M1 with respect to ground is a, then acceleration of pulley P2 with respect to ground, ये भी A होगा लेकिन नीचे की तरफ होगा। अब आइए, अब M2 का एक्सेलरेशन एज्यूम करने जा रहे हैं हम। तो एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लेगी डायरेक्ट। M2 का एक्सेलरेशन पहले पुल्ली P2 के रिस्पेक्ट में लोगे। मान लो इस पुल्ली पर एक आदमी बैठा हुआ है, वो तो एक्सेलरेटेड आदमी है ना, तो पहले इसके रिस्पेक्ट में लो इसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली P2 इज A डैश, ऊपर की तरफ। तो M3 का हो जाएगा A डैश ही नीचे की तरफ। देन एक्सेलरेशन ऑफ M3 विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली P2 इज ऑल्सो A डैश, लेकिन डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो किधर, नीचे वो लिखने रहे हम, डायरेक्शन तो देख ही रहे ना, नीचे उसका नीचे इसका ऊपर, ये हम लिखने रहे यहां। ठीक है? जब कभी ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स बना रहे हो जिसमें बहुत सारे बॉडी है एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये सब बात को ध्यान रखना, जिस बॉक्स के अंदर या पुल्ली उल्ली होगा उस पर एक्सेलरेट कर रहा और वो भी एक्सेलरेटेड है अपने आप को, तो पहले हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में एज्यूम करेंगे एक्सेलरेशन, डायरेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं लेना होता है। अब चलिए तीनों का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने हैं, सेकेंड लॉ अप्लाई करने तीनों पर। टेंशन भी दिखाना होगा,
इस धागा का टेंशन T मान लो, तो यहां भी T ही होगा ना। एक धागा के हर पॉइंट पर टेंशन सेम लिया जाता है। फिर ये तो धागा ही अलग है तो टेंशन अलग लेंगे। इसमें T डैश मान लो, तो यहां भी T डैश। अब चले तीनों ब्लॉक का पर सेकेंड लॉ अप्लाई करने। मिटावे इसको। अब हम रोज वीडियो भी भेज देंगे, छूट गया हो लिखने में तो देख लिया करना घर पर। सेकेंड लॉ ऑन M1, तो किस दिशा में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो T माइनस M1G ना, M1G नहीं दिखा रहा है, समझिए यहां M1G नीचे एक्ट कर रहा है ना। T माइनस M1G बराबर M1A। सेकेंड लॉ ऑन M2, M2 पर अपवर्ड डायरेक्शन में लोगे तो T डैश माइनस M2G बराबर M2 इंटू कितना? A डैश। M2 इंटू A डैश। हाँ, A डैश नहीं लेंगे ना, क्योंकि A डैश ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाला एक्सेलरेशन देना है M2 का, यूज करना है किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट वाला एक्सेलरेशन होना चाहिए। A डैश है इस पुल्ली के रिस्पेक्ट वाला, पुल्ली इनर्शियल नहीं है, नॉन इनर्शियल है वो। तो ये ऊपर की तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन ले रही है ना, इस एक्सेलरेशन को ज्यादा मानो और इसको कम मानो। यदि नेट फोर्स तुम ऊपर ली है तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर मानेगी ना, यानी A डैश को ज्यादा माना जाएगा और A को, तो A डैश माइनस A करोगे। और सेकेंड लॉ, नहीं इसको नहीं समझ रही है तो फिर वेक्टर इक्वेशन वो मेथड से बता दें, चलेगा ना डायरेक्ट। सेकेंड लॉ ऑन M3, M3 पक्का नीचे लो, तो M3G माइनस T डैश बराबर M3 इंटू बताओ कितना? A डैश प्लस A ना। अब तीनों को सॉल्व करके A डैश T डैश, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ वही हम भी बोलने वाले थे, यहां पर वेरिएबल्स कितना है, कितने चीज फाइंड करना है? 4 गो, T डैश A डैश, 4 वेरिएबल। तो मैथमेटिक्स बोलता है कि जितने वेरिएबल उतने ही इक्वेशन होगा, तब फाइंड कर पाओगे। तो एक इक्वेशन का कमी है, वो कहां से आएगा? अब हाँ, पुल्ली पर सेकेंड लॉ अप्लाई करने से, समझे? अच्छा एक बात बताते हैं, इक्वेशन में कमी आता है, कोई ब्लॉक अब नहीं बचा हुआ है सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए, तो पुल्ली पर जाना। लेकिन पुल्ली पर सेकेंड लॉ अप्लाई करने से फायदा होगा तब आपको, जो पुल्ली एक्सेलरेट कर रहा हो, जो खाली रोटेट कर रहा है उस पर सेकेंड लॉ अप्लाई नहीं करना है। ये बात यहां बोल रहे हैं हम, रोटेशनल डायनामिक्स के लिए में जो खाली रोटेट कर रहा है उस पर भी सेकेंड लॉ अप्लाई किया जाता है। मासलेस पुल्ली से आपको तब इक्वेशन फॉर्म होगा जब वो मासलेस पुल्ली क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेट कर रहा। मैसिव पुल्ली होता तो खाली रोटेशनल मोशन से भी इक्वेशन बनता है। तो ये पुल्ली पर बच जाना, क्योंकि ये पुल्ली एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये पुल्ली एक्सेलरेट कर रहा है, इस पर सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो एक इक्वेशन वहां से आएगा आपका। फिर लिखेंगे हम लोग सेकेंड लॉ ऑन पुल्ली P2। नहीं कोई बोलती कि P1 पर काहे ने अप्लाई किए, वो रेस्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। सेकेंड लॉ ऑन पुल्ली P2, तो पुल्ली P2 पर क्या हो रहा है? देखो यहीं पर देखो, ये धागा इधर खींच रहा होगा ना T डैश से, इधर से भी खींच रहा होगा, तो 2 गो T डैश नीचे, एगो T ऊपर, बराबर कितना? 0 गुने A ना, तो T बराबर 2T डैश। एक इक्वेशन ये आया, ये चौथा इक्वेशन। अब चारों को सॉल्व करके, अब सॉल्व कहोगे सर हम लोग तो 2 गो इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, ये 4 वेरिएबल और 4 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे ना?
ठीक है। तो इसको हम लोग ना एगो छोटा इक्वेशन में ना m1 m2 m3 का कुछ वैल्यू लेके और तब सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे 4 इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। देखो हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछने जा रहा है तुमको, तुम्हारा अपना माइंड डेवलप हो रहा है यहां। यही मेन चीज है एग्जाम के लिए। चलो देखो, तो लिख दो इसमें पहले पहले बात तो लिख दो, सॉल्विंग दीज 4 इक्वेशन। कौन कौन, इसको 1 2 नाम दे दीजिए। टी डैश और टी में रिलेशन आया है। सुनो ना, थोड़ा देर के लिए मान लो ना m1 2 kg, m2 3 kg, m3 1 kg मान लो। अब सब जगह डाल लेना, ये इक्वेशन हो जाएगा t माइनस 2g बराबर 2a। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा t डैश माइनस 3g बराबर 3 इंटू a डैश माइनस a। ये इक्वेशन हो जाएगा 3g माइनस टी डैश बराबर 3 इंटू ए डैश प्लस ए। मान लिया m1 m2 m3 इतना केजी, तो थोड़ा सा डिजिट में आ जाता है। ये m1 m2 सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं दिखेगा, तो थोड़ा आसान नजर आता है इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब ये सब को मिटाते हैं हम। अब ये 3 इक्वेशन बना, 4 इक्वेशन टोटल। सुनो सुनो यहां पर देखो, इधर देखो, एक काम करो, देखो इस दोनों को ऐड कर देना तो टी डैश हट जाएगा, m3 1, यहां पर भी 1 ना, ये 3 है। चलो सुनो, इस दोनों को जोड़ दोगे तो टी डैश हट जाएगा, ए एंड ए डैश में एगो रिलेशन आएगा। फिर क्या करना, इसमें टी की जगह 2t डैश डाल दो, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2t डैश और ये 2t डैश भी कट जाएगा। नहीं समझी बात? इसमें t की जगह 2t डैश डाल दिया, और यहां पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टी, तो ये भी तो 2t डैश बन जाएगा ना, माइनस 2t डैश बनेगा क्या। और जब इसके साथ ऐड कर दे जाएगी, ये भी 2t प्लस 2t डैश है, तो 2t डैश कट जाएगा, तो फिर एक और a एंड a डैश में एक और रिलेशन आ जाएगा। नहीं तो पहले एगो a एंड a डैश में रिलेशन आया हुआ था, इस दोनों को जोड़ने से, और फिर इस दोनों को जोड़ने से एगो a एंड a डैश में रिलेशन आएगा, a एंड a डैश आ जाएगा। अब तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बना ना। ऐसे सॉल्व किया जाता है 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। एलिमिनेट करते हैं वेरिएबल सबको। हम मान लो अपने आप को फोकस करते हैं ए एंड ए डैश निकालने पर, तो हमारा पर्पस होगा टी एंड टी डैश कटते जाए। तो वो सब काम करो, इक्वेशन सबको ऐड सब्सट्रैक्ट करने। एक बार इसको इसके साथ सॉल्व किए, फिर एक बार इसको इसके साथ सॉल्व किए, तो 2 रिलेशन आया ए एंड ए डैश में। अभी नहीं डालो, वो सब काम अभी नहीं करो, तो फिर बहुत टाइम लगेगा। नहीं समझे बात? अभी सॉल्व करने जाइएगा तो हम कितना क्वेश्चन बता पाएंगे। ये सब घर के लिए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में। लो तो बुक लो तो। पहले इधर का सब देखो, फिगर वाला सब है ना, तब फिर लैंग्वेज वाला सब बताएंगे। क्वेश्चन से ये कौन नंबर है? 24। देखो ये एक रॉड है, 3 kg का रॉड है ये, 3 kg का। सुनो,
3 kg का और 30 सेंटीमीटर का, और ये एक स्मूथ फ्लोर पर रखा हुआ है और यहां पर 2 ठो पुल्ली और एक धागा ऐसे करके ऐसे इस पुल्ली होते हुए यहां पर खींचा जा रहा है और एक धागा से इधर खींचा जा रहा है। ये एक रॉड है, ये 3 kg का 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है ना। अब इधर से खींचा जा रहा है 32 न्यूटन, इधर से कितना है 20 न्यूटन, इधर से एक धागा से 20 न्यूटन से और इधर 32 न्यूटन से खींच रहे हो। तो फाइंड करना आपको कि 10 इस रॉड का 10 सेंटीमीटर पार्ट 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट पर कितना कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा। समझे? देखिए इधर क्या हुआ, 20 वाला 10। कोई भी तो एक सेम उतना ही लगाएगा ना। थर्ड लो तो ना, एक्शन रिएक्शन भूल जाती है। चलो सुनो, तो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच का कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। एक बात तो कंफर्म है कि ये पूरा रॉड एक सिंगल एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। इधर से लग रहा है 32 न्यूटन, ये ट्रांसमिट होके यहां आ जाएगा ना ये फोर्स, और ये ट्रांसमिट होके यहां आ जाएगा। तो इसका नेट एक्सेलरेशन इस दिशा में जाएगा क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा है। तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेना, 32 माइनस 20 बाई टोटल मास, समझी। तो 12/3 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया। जब होल बॉडी एज ए सिंगल एक कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है, इस केस में एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इस मेथड से, नेट फोर्स बाय टोटल मास। अब आइए ये पार्ट, इस पार्ट पर ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच क्या कांटेक्ट। अच्छा मान लो, सपोज करो, सुनाओ, यदि तुम एक्सेलरेशन इस मेथड से नहीं निकाल रहे हो,